हेलो बच्चों। आइए आज हम पढ़ेंगे आलोक धनवा साहब कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य का दूसरा टॉपिक है हमारा। ये सेकंड चैप्टर है जिसकी कविता का शीर्षक है पतंग। तो पतंग कविता आलोक धनवा साहब ने जो लिखी है, इसको आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कठिन शब्दार्थ और फिर हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, हिंदी कंपलसरी। आइए, लिखा है कवि आलोक धनवा साहब ने कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। कवि क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में जो भाद्रपद महीना है वो जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में तेज बौछारें होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। भादो महीने के बाद फिर कभी कभार कहीं कहीं बारिश हो जाए तो अलग बात है, लेकिन तेज बौछारें जो गिरती थी वो संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो अब यहाँ से देखो प्रश्न ये बनेगा कि किस महीने कविता की शुरुआत में कवि किस महीने की बात करता है। तो कविता की शुरुआत में कवि वर्षा ऋतु की बात करता है, क्योंकि भाद्रपद महीना बारिश में आता है और बारिश में भाद्रपद महीना जैसे ही समाप्त होता है तो तेज बारिश होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि किस महीने के बाद तेज बौछारें गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो बच्चों आप लिखेंगे भाद्रपद महीना समाप्त होने के बाद तेज बौछारें गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब जैसे ही भाद्रपद महीना समाप्त होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नई ऋतु का आगमन होता है और वो नई ऋतु के आगमन पर जो सवेरा है, जो सूर्योदय है, वो एकदम साफ होता है। सवेरा हुआ। अब क्या, जैसे ही सवेरा हुआ, क्योंकि आकाश में बादल नहीं है, आकाश एकदम, आसमान एकदम साफ है, स्वच्छ है, और इसीलिए जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सूर्य जब लाल होता है तो उससे पूरा वातावरण जो है वो लाल हो जाता है। कैसे लाल हो जाता है, कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब ये सवेरा जो हुआ, ये सूर्योदय जो हुआ, वो कैसा था, लाल था। और लाल की तुलना किससे से की है कवि ने यहाँ पे, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कवि ने खरगोश की आंखों की जैसी लाल सवेरा सवेरे को दिखाया गया है। आगे कवि क्या कहता है, शरद आया। अब जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए ऋतु में मानवीय भावों, अमूर्त चीजों में जब मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाता है तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऋतु को कवि ने मनुष्य की तरह गतिविधि करते हुए दिखाया है। शरद ऋतु को आते हुए, गतिविधि करते हुए, चलते हुए दिखाया है। तो कवि क्या कहता है कि शरद आया, यानी शरद ऋतु आई। और शरद ऋतु कैसे आई, पुलों को पार करते हुए। देखो, एक एक पंक्ति से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि शरद आया रिक्त स्थान को पार करते हुए। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे पुलों को। पुल जो होते हैं ना, पुल मतलब नदियों में जहाँ पानी चलता है, सो नदियों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं, तो उन पुलों को पार करते हुए जिस तरीके से मनुष्य आगे बढ़ता है, गाड़ियां चलती हैं, तो शरद ऋतु भी पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। क्योंकि फिलहाल बारिश समाप्त हो चुकी है और वर्षा ऋतु के कारण नदियों में पानी रहा होगा, तो इसीलिए पुलों से होते हुए शरद ऋतु आगे बढ़ रही है। अब शरद ऋतु जब आती है तो बच्चों कवि आगे लिखता है कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो शरद ऋतु किस पर सवार होकर के आगे बढ़ रही है, अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए। अब यहाँ पे साइकिल किसे कहा है, तो बच्चों सूर्य की तेज रोशनी को कवि ने यहाँ पे साइकिल कहा है। क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो अभी चमकीली हैं। कारण क्या है कि आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, इसलिए तेज चमकती हुई, क्योंकि बारिश के मौसम में तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ना भी संभव नहीं होता है, पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ रहता है, तो किरणों का के दर्शन भी नहीं होते। लेकिन चूंकि अब भाद्रपद महीना समाप्त हो गया, बारिश समाप्त हो गई, आकाश साफ है, तो सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और इन तेज किरणों को कवि ने साइकिल, नई चमकीली साइकिल की संज्ञा दी है। और किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कवि कह रहा है कि शरद ऋतु इन किरणों रूपी साइकिल पर सवार होकर के और उस साइकिल को तेज चलाते हुए आगे बढ़ता है।
आगे कवि कहता है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब जिस तरीके से कोई बच्चा साइकिल पे सवार होगा तो वो बच्चा घंटी बजाए बिना नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने कहा है, कवि ने शरद को एक प्रकार से जैसे बालक के रूप में दिखाया है और घंटी बजाते हुए बालक अपने उस साइकिल से आगे बढ़ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। एक बार फिर से चमकीला इशारे कवि ने सूर्य की किरणों को बताया है कि तेज रोशनी में वो शरद ऋतु जब आगे बढ़ती है तो बच्चों का मन पतंग उड़ाने का करता है। सारे बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं। तो कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि शरद ऋतु बच्चों को बुलाते हुए आगे बढ़ रही है, अपनी साइकिल पे सवार होकर आगे बढ़ रही है। आगे क्या लिखा है कवि ने कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो कवि यहाँ पे ये लिखता है कि बच्चों को बुलाते हुए, कौन से बच्चों को बुलाते हुए? जो बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं उन बच्चों के, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाते हुए शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल पर तेज घंटी बजाते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आगे कवि क्या कहता है? चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारे यहाँ पर एक बार फिर से सूर्य की किरणों की बात करते हुए कवि कहता है कि सूर्य की जो तेज चमकीली किरणें हैं उनसे उन बच्चों के झुंड को बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। तो शरद ऋतु जब आगे बढ़ रही है तो शरद ऋतु आकाश को क्या बना देती है बच्चों? आकाश को मुलायम बना देती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा तो यहाँ से ये आ सकता है कि आकाश को रिक्त स्थान बनाते हुए, क्या बनाते हुए? आकाश को मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। और आकाश को मुलायम क्यों बनाने की बात करी है कवि ने? आकाश मुलायम होगा आकाश में तो इससे क्या होगा कि पतंग जो है वो ऊपर उड़ सकेगी। अब पतंग की बहुत सारी विशेषताएं बताइए, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये आ सकता है कि आप पतंग की विशेषता बताइए। कविता के माध्यम से कवि ने पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताइए, तो वो आपको लिखनी पड़ सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि पतंग जो है ना वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। मतलब पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज बताया है, दुनिया की सबसे रंगीन चीज बताया है। हल्की क्यों? क्योंकि उसका कागज जो है वो हल्का होता है, पतला होता है, और हल्का है तभी तो आकाश में ऊपर उड़ता है। अगर हल्का नहीं हो तो वो ऊपर नहीं उठेगा। और दूसरा है कि इसे रंगीन बताया है। रंगीन क्या होता है? एक तो एक्चुअली कागज भी रंग बिरंगा होता है, और दूसरा जो रंगीन चीज होती है वही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर आगे कहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। ये पतंग में उपयोग में लिया जाने वाला कागज जो होता है वो बहुत ही पतला होता है, हल्का होता है, और कवि ने यहाँ पे इसे दुनिया का सबसे पतला कागज कहा है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये जो इसमें पतंग के अंदर जो वो जो तख्तियां लगती है, जो पतली जो एक डंडियां जो लगती है बांस की होती है, तो वो कमानी कहते हैं उसे। और वो चूंकि बहुत हल्की होती है, पतली होती है, तो उस कागज के साथ साथ वो भी आसमान में उड़ती है। आगे कवि कहता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही पतंग ऊंची उड़ेगी, पतंग ऊपर उठेगी, तो उससे बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे खुशी के मारे सीटी बजाएंगे, बच्चे किलकारियां भरेंगे, और साथ ही साथ तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब कवि ने यहाँ पे पतंगों के ऊपर उठने पर कवि ने उसे तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है कि जिस तरीके से तितलियां रंग बिरंगी होती है, आसमान में उड़ती हैं, उसी तरीके से ये रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ेगी। बच्चों, सप्रसंग व्याख्या जब करनी होती है और आपके सामने इस तरीके का अगर एक पद आता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, जैसा कि हमने पिछली कविता में भी आपको बताया था। संदर्भ में हमें हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना होता है, उस पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता से ये पद्यांश लिया गया है उसका नाम लिखना होता है, और उसके कवि कौन है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। इस यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। प्रसंग में आपको बच्चों लिखना है। प्रसंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो पद्यांश हमें दिया गया है उसके बारे में संक्षिप्त में हमें एक या दो लाइन में थोड़ा सा उसका विवरण देना, और पूरी व्याख्या हम नीचे करेंगे फिर। तो कवि इस पद्यांश में वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आरंभ का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है कि शुरुआत में कवि कहता है कि भादो गया, बारिश के तेज बौछारें गिरने की संभावना समाप्त हुई। उसके बाद शरद ऋतु आता है, तो शरद कैसे आता है, और जब शरद ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सब का वर्णन किया है। तो हम संक्षिप्त में लिखेंगे कि वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का वर्णन कवि ने किया है, लेकिन प्रतीकों के माध्यम से किया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों व्याख्या, और व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, भादों के महीने का अंत हो रहा है,
अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है। आकाश से बादल हट जाने से अब सवेरा अधिक चमकीला और प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। वह खरगोश की आंखों की तरह लाल है। वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुल से पार करके शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपने आगमन की सूचना देता हुआ आ पहुंचा है। आगे लिखेंगे कि यहाँ साइकिल प्रकाशपूर्ण दिन और स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। जो प्रकाशपूर्ण दिन है, क्योंकि बादल नहीं है तो आकाश साफ है और दिन एकदम चमकीला है, तो यहाँ पे इसे कवि ने चमकीली जो किरणें हैं, रोशनी है, दिन है, उसको साइकिल कहा है। रास्ते स्वच्छ हो गए हैं, मतलब जो कीचड़ भरा हुआ था वो साफ हो गया है और उनमें भरा पानी और कीचड़ सूख गया है। आकाश एकदम साफ हो गया है। स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ साथ ये बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है। सद्रूपी बालक बच्चों को कह रहा है, आ जाओ बच्चों, पतंग उड़ाते हैं। वह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी। पतंग रंगीन है और पतले कागज से बनी है। उसमें बांस की पतली लचीली खपच्ची लगी है। वह बहुत हल्की है। जब यह पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे और सीटियां बजाएंगे। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे तीतलियों के समान प्रतीत होंगी, इसलिए कवि ने यहाँ पे तीतलियों से कवि इसमें पतंग की तुलना कवि ने करी है। उसके बाद बच्चों विशेष में आप लिखेंगे, 2-3 पॉइंट आपको लिखना है और जो बातें इस कविता में हमने पढ़ी है वही लिखनी है। पहली बात तो आप लिखेंगे कि पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। फिर लिखेंगे कि पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पतंग कौन से किस बच्चे को अच्छी नहीं लगेगी, हर किसी को अच्छी लगेगी। आगे लिखा है कि पद्यांश की भाषा सरल प्रवाहमयी है। उसके बाद चित्रात्मक शैली का प्रयोग कवि ने यहाँ पे किया है। आइए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। कौन से बच्चे? वो बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं। तो वो बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे जो है वो क्या होता है, कोमल होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोमल बच्चे होते हैं। तो चूंकि कपास जो होती है ना, कपास मैंने रुई, वो कोमल होती है। उसको अगर हम ऊपर से गिराते भी हैं तो वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आती है, उसको लगती नहीं है। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जन्म से ही वे, मतलब बच्चे जन्म से अपने साथ लाते, कपास का मतलब होता है बच्चे जन्म से कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और बच्चे चूंकि जब दौड़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए, जब दौड़ते हैं तो इतना तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ही दौड़ रही है। और पृथ्वी घूमती हुई चारों दिशाओं में जब बच्चे इधर उधर भागते हैं तो ऐसा लगता है पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसूद, और बच्चे तो कैसे दौड़ते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, उन्हें होश नहीं रहता पतंग उड़ाने में। इतने मशगूल बच्चे इतने बेसुध होकर के दौड़ते हैं कि छतों को भी नरम बनाते हुए, मतलब जब मकानों की छतों पर चढ़ कर के बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं और जूते पाँवों में नहीं पहनते हैं और बच्चे दौड़ते हैं तो उनके पाँवों में वो छत लगती नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो छत भी क्या हो गई है, नरम हो गई है। बच्चों यहाँ पे एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि छतों को रिक्त स्थान बनाते हुए, तो छतों को क्या बनाते हुए, नरम बनाते हुए, कठोर बनाते हुए, कोमल बनाते हुए, मुलायम बनाते हुए। तो ध्यान रखना है नरम बनाते हुए। और एक पिछला एक पंक्ति थी उसमें लिखा था कि आकाश को भी बनाते हुए, रिक्त स्थान बनाते हुए, तो आकाश को मुलायम बनाते हुए। ध्यान रखना, आकाश को मुलायम क्यों बनाया है, क्योंकि तभी तो आकाश मुलायम होगा, तभी तो पतंग ऊपर उड़ सकेगी। दुनिया की सबसे हल्की चीज, दुनिया की सबसे रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज, दुनिया की सबसे पतली कमानी ऊपर उठ सकेगी जब आकाश मुलायम होगा। और छतों को नरम बनाता है, नरम इसलिए बनाया है कवि ने ताकि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ेंगे छतों पर, उनके पाँव में लगेगी नहीं। आगे कवि क्या कहता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब जब बच्चे भागते हैं वो छतों के ऊपर पतंग उड़ाने के लिए इधर से उधर, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जब वो दौड़ेंगे तो उनके पांवों से छत की आवाज आएगी, धम धम धम, ऐसे दौड़ेंगे तब। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों दिशाओं से मृदंग बज रहा हो, मृदंग के बजने जैसी आवाज आती है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और बच्चे जब पैंग भरते हैं ना पतंग को उड़ाते वक्त, तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई पेड़ की डाली हो और आपने उस डाली को जोर से खींचा और फिर जब हम छोड़ देते हैं तो डाली जिस तरीके से झूलती है, ऊपर नीचे होती है, उसी तरीके से ये बच्चे अपने हाथ में पतंग की वो डोर पकड़ करके
से कभी बिल्कुल झूलते हैं, कभी सीधे होते हैं, कभी झूलते हैं, कभी सीधे होते हैं। तो जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। तो कई बार तो बच्चे किनारों तक पहुंच जाते हैं, पतंग उड़ाने में उनका ध्यान रहता है और पता ही नहीं रहता वो किनारे पे पहुंच गए हैं। तो मकानों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और उस समय बच्चे गिरने से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि उनके हाथ में पतंग की वो डोर होती है, साथ ही साथ उनके रोम रोम में एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि वो उन्हें, जिस तरीके से हम पतंग को पकड़े रहते हैं उसी तरीके से कोई ऐसी शक्ति उनके रोम रोम से उन बच्चों को पकड़ लेती है और बच्चे गिरने से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और पतंग जो उतनी ऊंची दूर आसमान में उड़ रही है, वो चूंकि एक धागे से बच्चे के हाथ में है, तो ऐसा लग रहा है कि उस ऊंची आसमान में उड़ती हुई पतंग ने उस धागे के सहारे उस बच्चे को पकड़ रखा था, इसलिए वो बच्चा उस खतरनाक किनारे से गिरा नहीं, अन्यथा वो गिर जाता। आगे देखो, फिर से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। और इस प्रसंग में लिखना है कि इस काव्यांश में कवि पतंग उड़ाते हुए बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन कर रहा है। वही तो बताया ना कि जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो क्या क्या होता है। तो बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके पैरों के पास आती है। बच्चा जब छतों पर दौड़ता है तो वो जो आवाज आती है धम धम की, उससे ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। बच्चा पतंग उड़ाने में इतना मशगूल है कि वो खतरनाक किनारों पर पहुंच जाता है और उस समय गिरने से उनके रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें बचा लेता है। तो ये सारा वर्णन कवि ने बच्चों के पतंग उड़ाने की क्रियाओं का किया है इस पद में। अब देखो, व्याख्या में बच्चों हम कर चुके हैं, पर मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिए। और आप जो है इसकी जो पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, एमसीक्यूज, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, अन्य इंपोर्टेंट जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, और इसकी जो ऑनलाइन टेस्ट है, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट का लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लोग उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्लास आएगी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो भी आपको वहां से मिल जाएगी। और कंप्लीट कोर्स आपको बच्चों मिल जाएगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी के कोर्स आपको जो है वो हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो आगे कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। कवि कहता है ना कि वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब कि बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं। वे अत्यंत साहसी और चंचल भी होते हैं। उनमें चोट को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते, बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आती है। बच्चे इतना तेज गति से दौड़ते हैं चारों दिशाओं में कि लगता है जैसे पृथ्वी खुद दौड़ रही है। पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छत और छत के किनारों आदि की परवाह न करते हुए दौड़ते हैं। उनके छतों की कठोरता का पता ही नहीं चलता। उनके कदमों की आहट को सुनकर लगता है कि जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं। वह पतंग की डोर के सहारे पैंग बढ़ाते हुए और झूला झूलते से लगते हैं। किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों तक पहुंच जाते हैं। उस समय उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपने डोर का सहारा लेकर उनको गिरने से बचा लिया हो। अब बच्चों, विशेष में आप लिखेंगे कि कवि अपने काव्य कौशल से बिंबों की नई दुनिया दिखा रहा है, जहां बालकों की रंगीन दुनिया है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि कवि ने सटीक उपमानों के द्वारा शब्द चित्र को सजीवता प्रदान की है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। बच्चों, अंतिम पद हमारा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मशगूल होते हैं कि पतंग उड़ती है तो वे भी पतंगों के सहारे सहारे उड़ रहे हैं। जिस तरीके से पतंग धागे का सहारा लेकर के उड़ती है, ये बच्चे अपने शरीर के जो रोम होते हैं, उन रोम रोम से ऐसा लगता है जैसे वे उड़ रहे हैं। और वे कई बार छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं।
और वो बच जाते हैं तो उनमें और ज्यादा हिम्मत आ जाती है और ज्यादा जोश आ जाता है। वो निडर होकर के और तेज गति से पतंग उड़ाते हैं और पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती है, मतलब बच्चे और ज्यादा तेज गति से घूमना शुरू करते हैं, उड़ना शुरू करते हैं। बच्चों, संदर्भ में हमने लिखा है कि हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। इस प्रसंग में आप लिखेंगे कि पद्यांश में कवि ने पतंग उड़ाते निर्भीक बालकों का मनोहारी वर्णन किया है। और व्याख्या में आपको लिखना है बच्चों, ये व्याख्या यहाँ पे व्यास नहीं है, व्याख्या, कि पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार वे भी यानी बच्चे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारे पर जा पहुंचते हैं। वैसे तो वे कभी नीचे नहीं गिरते नहीं है, परंतु यदि कभी कभार गिर भी जाते हैं तो चोटिल होने से बच जाते हैं। तो उन्हें वे पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। जब गिरते हैं और लगती नहीं है ना, तो और ज्यादा निडर हो जाते हैं। वे निर्भीकता पूर्वक उछलकर सुनहरे सूरज को छू लेना चाहते हैं। वे और भी तेज गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं, निर्भीक होकर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। बच्चों, विशेष में लिखना है कि पतंग उड़ाने में तन्मय बच्चे पतंग के साथ उड़ते दिखाई देते हैं। पतंग उड़ाते समय छत पर इधर उधर तेजी से बच्चे दौड़ रहे हैं। पद्यांश में लाक्षणिक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, भाव अनुकूल और अलंकारों से युक्त है। और बच्चों, इसी के साथ हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगली जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम पतंग कविता के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है वो भी करेंगे। तो बच्चों, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस वहाँ पे रिकॉर्डेड हमारी जो क्लासें हैं, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। आप जब चाहें तब आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई भी चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।